वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट. और सब लोग इधर ध्यान देंगे, अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है. एंड हमने कल जो देखा था एक बार जस्ट उसका गो थ्रू कर लेते. कल हमने पहली बार देखा कि बीसी के क्या होता है. हमने उसमें मेनली देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Human activities can be classified into two types. Which two types? Economic activities and non-economic activities. जब हम बोलते हैं economic activities, इसका मतलब they are done for money purpose, livelihood earning, satisfaction of human wants. When we say non-economic activity, they are done for personal satisfaction, love and affection, ये सब चीज़ों के लिए. करेक्ट? फिर हमने बड़ा डिस्टिंग्विश बिटवीन वगैरह सब कुछ देखा था. और फिर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात किए थे, याद होगा तो. पहला बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट की बात की थी हमने. आप सबको याद है ये बातें? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. आज हम लोग उसी के अंदर डिटेल में देखने वाले कि क्या क्या चीजें आती है. ठीक है, तो सब लोग रेडी है ना? बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते. अलग अलग कैटेगरी में ये ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. तो हम सबसे पहले इन कैटेगरीज को समझ लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज आती है. फर्स्ट कैटेगरी इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब मनी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली आने वाला है सेल्स बढ़ाना. आपकी कंपनी का टारगेट होना चाहिए कि सेल्स में ग्रोथ हो. इसको बोलते हैं टॉप लाइन. सेल्स को क्या बुलाते हैं टेक्निकली? टॉप लाइन. टॉप लाइन बढ़ाना होता है, सेल्स बढ़ाना होता है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रॉफिट बढ़ाना, उसे बोलते हैं बॉटम लाइन. ठीक है, बॉटम लाइन इज प्रॉफिट बढ़ाना. सेल्स इज टॉप लाइन एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बॉटम लाइन. ये शब्द याद रखो, ये बिजनेस में भी यूज होते हैं. थर्ड इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, क्योंकि जो भी हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने चाहिए हमको. अल्टीमेटली मुझे बताइए, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर रिटर्न्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो और क्या चाहिए अपने को? अल्टीमेटली आवर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर. ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा. प्रॉफिट जब अच्छा रहेगा तभी तो रिटर्न्स हाई रहेंगे ना. यस. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EVA? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन. ये आप CA फाइनल में भी सीखोगे. EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन. इसमें क्या होता है? सपोज मेरी कंपनी ने बिजनेस में पैसा लाया 12% से और वो पैसा इन्वेस्ट किया 10% से. डू यू थिंक प्रॉफिटेबल है? हमने ये पैसा लाया कितने कॉस्ट पे? 12% से. मतलब हमको 12% का रिटर्न देना है, या तो इंटरेस्ट देना है या तो डिविडेंड देना है, वॉट एवर यू से. मगर हमें यहां पर इन्वेस्ट कर रिटर्न्स कितने आ रहे? 10%. डू यू थिंक हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान? नुकसान हो रहा है. क्लियर कट. तो हमने क्या करना चाहिए? बिजनेस में पैसा लाना चाहिए 8% से, इन्वेस्ट करना चाहिए 12% से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? योर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट्स शुड बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट का जो रिटर्न का रेट है वो कभी भी हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए. कॉमन सेंस है. मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं. चलो, आपने मुझसे पैसा उधार लिया. मैंने आपको बोला, देख भाई, जो भी है मैं फाइनेंस वाला बंदा हूं, मैं इंटरेस्ट से पैसा दूंगा. स्टूडेंट वगैरह वो सब क्लासरूम में, पैसा जहां पे आता है वहां पर फाइनेंस के बंदे हैं. तो भाई तुम्हें अगर 10,000 भी चाहिए, 1 लाख भी चाहिए, तो तुम इंटरेस्ट रेट लगेगा, वो भी कम से कम 10% लगेगा. चलो स्टूडेंट है इसलिए 10%. तो आपने बोल दिया कि 10% सर. मैंने बोला हाँ, मैं बैंक में रखूंगा या कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मिनिमम 10% मिलता है, तो आपसे मैं 10 ही ले रहा हूं ना, ज्यादा थोड़ा ना ले रहा हूं. आपने बोला ठीक है सर, दे दो. क्या है ना, मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है सर, आप मदद के तौर पे दे रहे हो, यही बड़ी बात है, दे दो सर, 10% से दे दो. अब ये जो 10% से पैसा लिया है, आप इसे बिजनेस में लगाओगे, आपके स्टार्टअप में लगाओगे, आपके आइडिया में लगाओगे, तो आपका टारगेट रेट ऑफ रिटर्न मिनिमम 10 होना चाहिए. उससे ज्यादा ही चाहिए मगर कम नहीं चाहिए. क्योंकि अगर मेरे से 10% से ले रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो 7% और 8% से, तो क्या कर रहे हो? घर से इन्वेस्टमेंट रिटर्न दोगे क्या? खुद के जेब से रिटर्न दोगे क्या? नहीं ना. तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन. एक फर्म का वैल्यू एडिशन कब होगा? जब वो अपने रिटर्न्स ज्यादा रखेगा और अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रखेगा. सो योर रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट्स शुड बी मोर एंड योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस. मार्केट शेयर वैल्यू. आपके बिजनेस में
जो आपके शेयर्स होते हैं वो लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE पर। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बिजनेस में ये जो शेयर्स है हमारे, जो BSE NSE पे लिस्टेड है इंडिया में रहेंगे तो ये शेयर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। आप सबको पता होगा गौतम भाई अदानी, मुकेश भाई अंबानी, ये सब लोग आज इंडिया के रिचेस्ट में से एक है। टॉप 1 टॉप 2 की बात कर रहा हूं मैं। कैसे रिचेस्ट है मालूम है आपको? इनके कंपनीज की शेयर वैल्यू ज्यादा है। इनके पास इतना पैसा नहीं है मगर इनके कंपनीज की शेयर वैल्यू ज्यादा है, तो आज ये शेयर्स बेच देंगे तो उतना पैसा मिल जाएगा उनको। आर यू जेपिंग? समझा क्या सबको? तो शेयर वैल्यू बढ़ाना ये टारगेट होना चाहिए हमारे कंपनी का, इंक्रीजिंग द वैल्यू पर शेयर। तो ये जो हमने 5 चीजें देखी, इन सबको क्यूमुलेटिवली मिलाकर क्या बुलाएंगे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, मनी रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स है, पैसे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। नेक्स्ट विल कम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि आप बिजनेस सोसाइटी में रहकर कर रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी भी होती है। तो हम देखेंगे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है। सबसे पहले आता है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज मतलब क्या? आप बिजनेस सोसाइटी में रहकर कर रहे हो तो गिव बैक टू सोसाइटी, इन रिटर्न कुछ तो सोसाइटी को दो। आपको सोसाइटी की वजह से रिसोर्सेस मिलते हैं, आपको सोसाइटी की वजह से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मिल रहा है ना। और आज जो भी सफर कर रहा होगा आपकी बिजनेस की वजह से वो भी तो सोसाइटी है। अरे पॉल्यूशन, डिस्टर्बेंसेस, ट्रैफिक, ये सब चीजें सोसाइटी में क्यों झेली जा रही है? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इन रिटर्न यू आर सपोज टू गिव सम सर्विसेज टू द सोसाइटी, दीज आर कॉल्ड एज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मतलब क्या करोगे आप? आपका एरिया आप क्लीन करोगे, आपका एरिया क्लीनेस्ट रखोगे, आप ग्रीनेस्ट रखोगे, आप स्कूल खोलोगे, कॉलेज खोलोगे, कुछ ना कुछ तो सोशल एक्टिविटी करोगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी सर्विसेज। यू विल ऑल्सो वर्क इन हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन मतलब क्लीनलीनेस। आजकल सैनिटाइजर जब से आया हमको लगता है सैनिटाइजेशन मतलब, है ना, सैनिटाइजेशन का रियल मीनिंग होता है क्लीनलीनेस। तो हम हमारी सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन रखने का हम ट्राई करेंगे। एट द सेम टाइम हम ये सोचेंगे कि हम टुवर्ड्स एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करें एज अ कंपनी, हम टुवर्ड्स हेल्थ कैसे कंट्रीब्यूट करें एज अ कंपनी। हम शायद कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हम शायद कोई स्कूल रन कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली मिनिमम फीस के साथ पढ़ाए या 0 फीस के साथ पढ़ाए। तो ये सब बन गए कंपनी के एंगल से सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। हेरिटेज कंजर्वेशन मतलब पुराने जो बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर होते हैं उसको हेरिटेज बोलते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो ना, दैट डज नॉट मीन आपको कोई भी चीज तोड़ फोड़ करना अधिकार है, अल्टर करना अधिकार है। आप कितनी बार देखते हो कि फिल्म्स के शूटिंग्स होते हैं, ओल्ड हेरिटेज फोर्ट्स वगैरह में भी होते कि नहीं होते? मगर इनको क्या लगता है आपको कि ये जब शूटिंग के लिए पूरा वो फोर्ट बुक करते तो वहां पर अपने मुताबिक कहीं पर भी खीला ठोक दिया, कहीं पर भी कुछ लटका दिया, ऐसा अलाउड है क्या? स्टॉप, ये दीवार अच्छी नहीं है, ये बहुत पुरानी, तोड़, नया बना इधर अपनी सेट के लिए करने को क्या? ये सब चीजें पॉसिबल है बाकी जगह। कंजर्व, जो अपने हेरिटेज चीजें होती है उसको कंजर्व करो, मतलब प्रिजर्व करो, उसको, उसकी वैल्यू वैसी रखो, उसको छेड़छाड़ मत करो। जस्ट बिकॉज तुम्हारा बिजनेस ग्रो हो सकता है, तुम हेरिटेज को छेड़छाड़ करोगे, नॉट अलाउड। फिर वो कितनी भी ब्लॉकबस्टर मूवी रहने दो या कुछ भी रहने दो, आपको ये चीजें अलाउड नहीं होती है। तो हेरिटेज को आपने क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। आपने आपके बिजनेस की वजह से हेरिटेज को लॉस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल, चलो, वन ऑफ द हेरिटेज बिल्डिंग इज ताजमहल। तो आप आसपास फैक्ट्री नहीं डाल सकते, मालूम है आपको? उसके आसपास फैक्ट्री डालोगे तो आपके पॉल्यूशन से वो जो व्हाइट ताजमहल है वो येलो हो जाएगा और ऑब्वियसली हेरिटेज कंजर्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए आपके उसके आसपास, आगरा में उसके आसपास कोई भी आपको फैक्ट्री नहीं दिखता है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट, दैट इज हेरिटेज कंजर्वेशन। फिर कम्युनिटी सर्विस सपोर्ट, कम्युनिटी के लिए सपोर्ट के लिए आगे बढ़ो। जब नेचुरल कैलामिटीज आ जाते हैं, कोई डिजास्टर आ जाता है, जैसे कि कोल्हापुर में फ्लड आए थे 1-2 साल पहले, वैसे ही सेम 4-5 साल पहले उत्तराखंड में भयंकर फ्लड आए थे। तो ये सब फ्लड्स में डिजास्टर हो जाता है। कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले अलग अलग जगह अर्थक्वेक आए रहेंगे,
वन ऑफ द प्लेसेस लातूर ऑल्सो, जहाँ पे काफी साल पहले अर्थक्वेक आया था। तो नो डाउट एज अ कंपनी टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब कंपनीज क्या करना चाहिए, सामने आना चाहिए ऐसे डिजास्टर के वक्त और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्यों, ये क्यों करेंगे सर, इनका क्या लॉजिक इनके पीछे करने का? इनका सिंपल लॉजिक है कि ये लोग सोसाइटी में रहकर बिजनेस कर रहे हैं, तो जब सोसाइटी को इनकी जरूरत है तो दे शुड गिव बैक टू सोसाइटी, दे शुड गिव बैक। एंड सेम लॉजिक अप्लाइज विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑल्सो, एनी बिग पर्सन। क्या होता है, जब जब देश को तुम्हारी जरूरत है तो तुमने कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ डोनेशन, रिलीफ वगैरह। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, अब देखिए कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों की तरफ होती है, देयर एम्प्लॉयज। डू यू एग्री? इसलिए एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉयज को अच्छे फैसिलिटीज दी जाती है जिससे उनका हेल्थ इंपैक्ट खराब ना हो वगैरह। इन्वेस्टर्स की तरफ भी कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू गिव देम फेयर रेट ऑफ रिटर्न, नॉट टू चीट विद देम, नॉट टू शो देम विंडो ड्रेसिंग वाली चीजें। विंडो ड्रेसिंग समझता है ना, शो ऑफ करने का, कंपनी बढ़िया चल रही है, कंपनी में प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स है, जबकि कुछ नहीं है। सत्यम वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस। तो सत्यम ने तो ये गलती किया ना, पूरा बैलेंस शीट ही गलत है, पूरा पीएनएल ही गलत है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स ही गलत है। डायरेक्ट उन्होंने बैंक स्टेटमेंट को एडिट कर दिया और ऑडिटर ने वही एडिटेड बैंक स्टेटमेंट्स देखकर ऑडिट कर दिया और सब चीजें गलत 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 फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई। ये इन्वेस्टर्स की तरफ धोखा है कि नहीं है? यस, ऑफ कोर्स, इन्वेस्टर्स लॉस्ट करोर्स एंड थाउजेंड्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज। द टोटल लॉस अमाउंट वाज 9,000 crores. So can you imagine? This is obviously cheating towards investor. You should not do that as a company. Then customer को भी चीट मत करो। जो भी आप बोलते हो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो भी आप बोलते हो वारंटी गारंटी, वो दो कस्टमर को। सिर्फ नाम का वारंटी गारंटी नहीं होना चाहिए, करेक्ट? सप्लायर्स की तरफ आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप टाइम पे उनको पेमेंट देना चाहिए, आपने उनके साथ चीट नहीं करना चाहिए। उनका पेमेंट ड्यू है ना, दे दो, टाइम आ गया, ड्यू डेट आ गया, दे दो। एंड आपका कॉम्पिटिटर की तरफ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप सोचोगे सर कॉम्पिटिटर की तरफ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर वो तो खुन्नस कॉम्पिटिटर है सर। तो उनके साथ फेयर कंपटीशन करो, उनके साथ अनफेयर कंपटीशन मत करो। अनफेयर कंपटीशन क्या होता है और फेयर कंपटीशन क्या होता है? सपोज तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारे बिल्कुल सामने है, ओके, अपना इधर शॉप है, उसका सामने शॉप है, अपने दोनों का सेकेंड हैंड व्हीकल्स बेचने का शॉप है। सेकेंड हैंड व्हीकल समझते हैं ना आपको, कार्स वार्स, यूज्ड कार वगैरह। तो वहां अपने कॉम्पिटिटर ने क्या किया, 20 चेक्स क्लियर होने के बाद ही कार को परचेस किया जाएगा और सेल किया जाएगा, ऐसा बड़ा बोर्ड लगा दिया। मतलब वी सर्टिफाई आवर कार्स, वंस वी परचेस फ्रॉम एनी बायर वी डू 20 चेक्स, ये सही है क्या, वो सही है क्या, वो सही है क्या, सब कुछ। और वो 20 चेक कंप्लीट होने के बाद ही हम कार को परचेस करते। अगर 20 में से 2 चेक्स फेल हो जाते तो हम उसको रिप्लेस करते, उस पार्ट को रिप्लेस करते, और फिर 20 चेक्स क्लियर होने के बाद ही वो कार सामने कस्टमर को बेची जाती है। गुड, जो कस्टमर बाय कर रहा है उसके लिए अच्छा है। अपन ने ये बोर्ड देखा, अपने को तो ज्यादा कुछ समझा नहीं, मगर अपन ने बोला ए फ्लेक्स बनाने वाले इधर आ, ये ऐसा ही सामने जो है ना ऐसा फ्लेक्स बना, ऊपर का नाम है ना वो अपना चाहिए। आप अपने को मालूम नहीं ये क्या रहता है, कौन से चेक से क्या है। अपन तो बस बोलते सामने वाले को हाँ गाड़ी बेचने का है, हाँ ठीक है, कितना, हाँ इतना ही, इतना नहीं, कम देंगे हम, जो भी कम दाम दिया दिया, निपटा दिया। सामने आया बकरा, मतलब कस्टमर, उसको ज्यादा रेट में चिपका दिया। अपने को गाड़ी का ज्यादा समझता नहीं, बस जैसी गाड़ी खरीदी पॉलिश वाले को बोलते घसते रहे, जब तक कस्टमर नहीं मिलता घिसते रहे उसको। चमकनी चाहिए कार, है ना, अंदर से क्या रहेगा इंजन की हालत मालूम नहीं, बाहर से चमकना चाहिए। और ऐसी कार जैसी कस्टमर देखता है बस कस्टमर तो खरीद ही लेता है। और वो बोर्ड दिखा तब से कस्टमर गायब हो गए। तो अब अपन ने वो फ्लेक्स वाले को बोला कि ऐसा बोर्ड बनाने का, और ये बोर्ड अपने शोरूम के बाहर भी लग गया। 20 चेक्स, वी कंप्लीट 20 चेक्स। कोई 20 चेक्स नहीं करते, अपन कुछ नहीं करते, मगर अपन वो दिखा रहे कि सामने वाला जो कर रहा है अपन भी कर रहे हैं। इज इट फेयर कॉम्पिटिशन? उसको वो 20 चेक्स कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता होगा, 20 चेक्स रन करने के लिए। उसमें से 1-2 पार्ट गए तो उसको रिप्लेस भी करता है वो बेचारा, इतना अच्छे से बिजनेस कर रहा है। और अपन उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपन बोल रहे हैं हम भी करते 20 चेक, जबकि अपने को मालूम भी नहीं वो 20 चेक क्या है, सिर्फ नाम छाप दिया अपन ने।
फिर दिस इज कॉल्ड अनफेयर कंपटीशन, समझे कि नहीं? तो हर मतलब एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर हो, या वुड बी इन्वेस्टर्स हो, या गवर्नमेंट हो, या आपके क्रेडिटर्स हो, आपके सप्लायर्स हो, इन सब की तरफ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की तरफ सर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए मेरी तरफ। हमें टैक्स देना चाहिए, ट्रू एंड फेयर टैक्स देना चाहिए, हमें टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए। व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स बचाना नहीं, टैक्स चुराना। बचाना तो इज कॉल्ड प्लानिंग, और वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नोन फॉर इट, कि टैक्स प्लानिंग कैसे करे और क्लाइंट्स का कैसे पैसा बचाए। ऑब्वियसली ही इज पेइंग यू फीस फॉर दैट, एंड जो भी कानून के दायरों में अलाउड है वो सब कर दो, और क्लाइंट का टैक्स का पैसा जितना भी रहेगा बचा सकते हो तुम। ये तो फुल फ्लेज लीगल है। मगर इलीगल क्या है? इस गलत इनकम दिखाकर कम टैक्स भरना। ऑफकोर्स इससे गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है और ये अलाउड नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन लोगों तक नहीं है, एक्सेट्रा लिखा है आगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ भी आती है, समझे? तो ये सब कौन से ऑब्जेक्टिव में आता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? लिव एंड लेट लिव, समझता है ये बात? जियो और जीने दो। वैसे ही सेम ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है आपके बिजनेस में। आपका सर्वाइवल होते रहे, सदियों तक आपका बिजनेस चलते रहे, ये एंगल से बिजनेस को रन करो। आपके हेल्थ ऑफ एसेट्स फिट एंड फाइन रहने चाहिए। आपके एसेट्स के हेल्थ अगर सपोज पुराने होते रहे आपके एसेट्स, तो ड्रॉबैक क्या है उसका? जितना एसेट पुराना रहेगा उसका एफिशिएंसी उतना कम हो जाएगा, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होने वाला ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली नहीं चाहिए अपने को ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बोलता है कि टाइम टू टाइम एसेट को रिप्लेस करना जरूरी होता है, एंड जापान इज नोन फॉर इट। टेक्नोलॉजी स्क्रैप कर देते ये लोग, अच्छा खासा चलने वाला टेक्नोलॉजी स्क्रैप कर देते ये लोग। ये लोग क्या बोलते हैं? जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे नया कैसे बनाएंगे कुछ, समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। तो वैसे ही सेम अपने बिजनेस में भी ऐसी होता है। आपने कुछ हेल्थ ऑफ एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स के हेल्थ को आपको ध्यान रखना होता है और टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस भी करना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं मैं आपको कि हमारे टीचिंग बिजनेस में भी ऐसा होता है। एक बुक बना दी, अब वो बुक बना दी तो वो सदियों तक वही बुक चलेगी ऐसा नहीं है ना। ऑफकोर्स उसको टाइम टू टाइम देखो, उसको जरूरत गिरे तो स्क्रैप कर दो। सीए इंटर में, एफएम में आज से शायद 6 साल पहले एक बुक निकाली थी, फंडास, छोटी सी बुक थी एफएम फंडास, इतनी प्यारी बुक है वो। मगर वो बुक मैंने इस बार स्क्रैप की, वो बुक दी नहीं स्टूडेंट्स को, देना ही नहीं था मुझे वो बुक। क्यों? क्योंकि वो बुक जब बनाई थी तब बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हुए थे। मगर फिर वो बुक का एक लाइफ रहता है जो डिफाइन करना चाहिए अपन ने, और वो जब तक मैं स्क्रैप नहीं करूंगा मेरे नए बुक नहीं बनेंगे ना। तो वो एक बुक स्क्रैप किया, उसकी जगह 3 बुक इंट्रोड्यूस हुए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब तक ये नहीं हुआ तो वो नहीं होता था ना। अगर इसको स्क्रैप ही नहीं करता था तो वो 3 बुक बनते ही नहीं थे। वो बेटर बुक बने, इससे भी बेटर बुक बने, तो उसको स्क्रैप करने का पूरा वसूल हो गया ना टाइम, समझे कि नहीं? आपके बीसीके में एक नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूं मैं, फ्लैश कार्ड का। मैंने आपको बोला ये क्यों ला पाया मैं? क्योंकि कुछ तो नया सोचना पड़ेगा ना आपको। वैसे ही सेम बिजनेस में भी आपके एसेट्स होते हैं, और बिजनेस के एसेट्स को भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, रिप्लेस करना होता है या रिपेयर करना होता है, और वो करना ही चाहिए आपने। आपके हेल्थ ऑफ एसेट्स सही रहेंगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। वही खटारे एसेट्स यूज करते जाओगे, उसकी एफिशिएंसी कम 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 होगी, आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। चाहिए ऐसा आपको? तो बिजनेस के एसेट्स क्या करने चाहिए? टाइम टू टाइम आपने रिप्लेस करने चाहिए, उनके हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनका एज ऑफ एसेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपने फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। माना कि आपके एम्प्लॉयज है, माना कि फुल टाइम एम्प्लॉयज है, जान मत लो उनकी, बराबर ना? टॉर्चर 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 टॉर्चर, अरे टारगेट्स है, उसको अचीव करने का तरीका भी होता है ना। तो फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप क्या करते हो? डू यू हैव टेम्पल और एनी मेडिटेशन हॉल इन योर फैक्ट्री प्रीमाइस वेयर दे कैन फाइंड पीस? एक तो वर्कलोड, ऊपर से शादीशुदा, उनको भी पीस की जरूरत गिरती है ना।
तो उनका पीस का ख्याल रखा क्या आपने कभी? क्या आपके कंपनी में कैफेटेरिया है जहाँ पर वो चिल जाकर एक थोड़ा सा कुछ कप ऑफ कॉफ़ी ले सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, 15 मिनट क्यों ना हो ब्रेक ले सकते हैं? तो उसके लिए आपने क्या किया? डू यू हैव जिम फैसिलिटीज? डू यू हैव सम अदर फैसिलिटीज? डू यू हैव साइक्रेटिस्ट जो होते ना, साइक्रेटिस्ट जो आपके दिमाग मेंटल हेल्थ के साथ डील करते हैं? और आजकल तो कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा ही मेंटल हेल्थ पे इंपॉर्टेंस हो गया कि हमारे बजट में भी इस पर आ गया एक अलग बजट का पार्ट कि मेंटल हेल्थ के लिए कुछ किया जाएगा लोगों के। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ? डे बाय डे ह्यूमन रिसोर्स के नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस की बात चल रही है, यहाँ पर दोनों फिटनेस कवर होते हैं, मेंटल भी। तो उसके लिए एज अ कंपनी हमने काम करना चाहिए, बराबर क्या? रिजर्व्स क्रिएट करने चाहिए अपन ने कंपनी के लिए। कंपनी के अंदर रिजर्व्स क्रिएट करना मतलब जो प्रॉफिट आप अर्न करते हो पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मत कर दो एज डिविडेंड। कुछ प्रॉफिट का पार्ट हमको रिटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, या कंटिजेंसी रिजर्व भी हो सकता है। जनरल रिजर्व मतलब इन जनरल रखा है, वो कुछ भी चीज के लिए काम में आ सकता है। कंटिजेंसी रिजर्व मतलब अचानक से कुछ हो गया कंपनी में तो ये रिजर्व काम में आएगा। कंटिजेंसी समझता ना? अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, समझा? ये सीलिंग टूट गई तो, ये दीवार हो गई टूट गई तो, ये मशीन अचानक से ब्लास्ट हो गया तो फिर ऐसा कंटिजेंसी कुछ भी हो उसके लिए रिजर्व्स होने चाहिए कंपनी में, और ये रिजर्व्स होते हैं कंटिजेंसी रिजर्व्स। एंड कैपिटल रिजर्व मतलब एसेट रिप्लेसमेंट के लिए रिजर्व्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए रिजर्व्स। ये बिल्डिंग हमने खरीदा, इसका लाइफ है 40 साल, तो 40 साल में ये बिल्डिंग रिप्लेस करने का प्रोविजन भी तो क्रिएट करना पड़ेगा ना हमको। 40 साल में, 40वें साल में अचानक से 2-5 करोड़ 10 करोड़ आने वाले क्या अपने पास? तो अपन ने क्या करना चाहिए? हर साल एक अमाउंट सेट असाइड करना चाहिए, किसके लिए? बिल्डिंग रिप्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। इट इज नथिंग बट एसेट का रिप्लेसमेंट। ये कंटिजेंसी मतलब अचानक आने वाली चीजों का रिजर्व, और ये जनरल मतलब कोई भी चीज उसका रिजर्व। ऐसे रिजर्व्स अगर आपकी कंपनी में रहेंगे तो आपकी कंपनी टिके रहेगी लॉन्ग रन के लिए। गॉट इट? ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। आपकी कंपनी में जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है उसका ग्रोथ होना चाहिए और उसका डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। मतलब इस फैक्ट्री में अगर पर डे आज से 7 साल पहले 1000 यूनिट्स बनते थे तो आज 1000 से ज्यादा बनने चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, ज्यादा ग्रोथ आनी चाहिए, क्वांटिटी वाइज हमने बढ़ना चाहिए आगे। एंड पहले हम एक प्रोडक्ट बनाते थे आज से 7 साल पहले, अभी भी एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? तो कितना उसके ऊपर हेवीली डिपेंडेंट हो जाएगा अपना इनकम। अपन ने डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए ना टाइम टू टाइम, क्योंकि आपके पास रिजर्व्स आ रहे हैं ना, तो उस रिजर्व्स को टाइम टू टाइम सही जगह लगाओ। एक ही फील्ड पर आप डिपेंडेंट नहीं बन सकते हो। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस चेंजिंग थिंग्स इन आवर इंडिया ऑल्सो। कितने रैपिडली चीजें चेंज हो रही है मालूम है आपको? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भाई साहब जिन्होंने ऑटोमोबाइल में करोड़ों रुपए लगाए, हजारों करोड़ लगाए रहेंगे, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट आज फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? स्क्रैप हो गया, वो चेंज हो जाएगा। वो आज से 10 साल बाद तो शायद नहीं रहेगा, उसका मार्केट जीरो हो जाएगा, जीरो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? आपने टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आप ऑटोमोबाइल कंपनी हो, डीजल पेट्रोल इंजन आप बनाते हो, कोई बात नहीं, वो चलने दो साइड में, 2030 तक अलाउड है वैसे भी इंडिया में, मगर अभी से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चालू करो ताकि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आपका नाम आगे रहना चाहिए। समझे कि नहीं? मैंने आपकी क्लास में शायद इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त एग्जांपल दिया था, हीरो कंपनी एंड वो एक कंपनी एथर, इन दोनों में से वैल्यूएशन किसका ज्यादा है? एथर का वैल्यूएशन ज्यादा है, जबकि हीरो कंपनी इतने सालों से है और वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड, बट फिर भी वैल्यूएशन इसका ज्यादा है, जबकि इसके 2 मॉडल है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है ये। समझे कि नहीं? तो ये सब ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव थे। नाउ कमिंग टू लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। आपकी कंपनी के लीगल कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपकी कंपनी के एथिकल होते हैं। एथिकल मतलब उसूल, कायदे कानून तो ठीक है, मगर उसूल भी होने चाहिए। तो लीगल मतलब कायदा कानून हो गया, उसूल भी आपने फॉलो करने चाहिए। एंड एनवायरमेंट की तरफ भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब टुवर्ड्स नेचर। व्हाई यू आर एबल टू डू बिजनेस? बिकॉज ऑफ मदर नेचर्स रिसोर्सेस,
तो यू शुड केयर फॉर मदर नेचर, करेक्ट। तो क्या क्या इसमें आता है, यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर एंड स्पिरिट? एग्जैक्टली, जो हम क्लेम करते हैं और जो हम एक्चुअली करते हैं। पॉलिटिशियंस की केस में दोनों मैच ही नहीं होते कभी, कोई भी पॉलिटिशियन रहने दो, लेटर में कुछ और है, स्पिरिट में कुछ और है। मगर यहां पर अगर एज अ कंपनी आप बोलते हो कि नहीं, हम वी आर फॉलोइंग ऑल द लॉज, वी हैव स्टार्टेड अ कंपनी एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द लॉज, वी रेस्पेक्ट द लॉ, एंड वही दूसरी तरफ आपका वेस्ट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो रहा है, मतलब यू आर हैविंग रेस्पेक्ट फॉर लॉ ओनली इन लेटर, नॉट इन योर स्पिरिट। आप बिहेवियर में तो दिखा नहीं रहे हो कि आप लॉफुली कुछ करना चाहते हो, मगर आप बोलने के लिए भाषण झाड़ रहे हो, समझे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, अरे मेहनत करो, क्या कर रहे हो तुम, तो मैंने भी वो करना चाहिए ना। और जब हमारी मेहनत तुम देखते हो तो तुमको लगता है कि नहीं यार, ये अगर अभी ये लेवल पे कर सकते हो तो हमने तो करना ही चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट आई एम सेइंग शुड बी इन स्पिरिट ऑल्सो एंड शुड बी इन लेटर ऑल्सो। लेटर मतलब रिटर्न लेटर नहीं रहता है, वर्ड भी होते, समझे। तो यहां पर हमने लॉ के लिए रेस्पेक्ट रखना चाहिए, नॉट जस्ट इन लेटर बट इन स्पिरिट। स्पिरिट मतलब बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट इज फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए आपके बिजनेस के। आपके बिजनेस के प्रैक्टिसेस गलत नहीं होने चाहिए। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी है ये है, इस तरीके से है, ओके। कोई झूठ मूठ का दिखाकर कुछ और डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके कुछ और ही करना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए आपका। तीसरा, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। और लास्ट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ट्रूथफुलनेस मतलब कोई झूठा काम नहीं करेंगे हम, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मतलब गलत काम नहीं करेंगे। तो ये सब जो लिखे है सेकेंड पॉइंट में, ये किस में आता है? जैसे फर्स्ट पॉइंट लीगल में आता है, ये फेयर प्रैक्टिस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ये किस में आता है? एथिकल में आता है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा क्या अच्छे से? ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करो, प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हो उसका डिस्पोजल भी सही होना चाहिए और उसका यूसेज भी सही होना चाहिए। आप ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज क्यों कर रहे हो? आपका प्रोडक्ट का यूसेज सही होना चाहिए और डिस्पोजल सही होना चाहिए। मतलब जनरली आप कोई मोबाइल वगैरह खरीदते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हो तो आपको उसके पीछे कवर पे कुछ तो भी लिखा रहता है कि ये ऐसा मत करो, डस्टबिन में मत डालो, ये रिसाइकलेबल है, दिखा रहता है क्या? तो इसका मतलब वो लोग उसका यूसेज तो आपको दिखाई रहे थ्रू यूजर मैनुअल, बट वो आपको डिस्पोजल भी समझा रहे कि ये खराब हो गया तो आपको करना क्या है। वो अलग बात है कि हम उसको ध्यान ही नहीं देते, हम तो उसको वही करते जो बाकी आइटम्स के फेंक देते। बट उसका रिसाइकलेबल रहेगा तो उसको रिसाइकलेबल वेस्ट में डालना चाहिए हमने। इनफैक्ट एयरपोर्ट वगैरह पे भी आपने देखा रहेगा तो वेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, रिसाइकलेबल वेस्ट अलग होता है। सो गाइज, योर टेक्नोलॉजी यूसेज शुड बी ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड यू शुड ऑलवेज एंश्योर दैट जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो या आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो वो उसके तौर तरीके से होना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप वो डिस्क्लोज करो आपके कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करना है और एंड में ऐसा डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये जो लिखा है थर्ड पॉइंट, वो किस में आता है? एनवायरनमेंट में आता है, क्योंकि आप केयर कर रहे हो एनवायरनमेंट के लिए, आप ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, पॉल्यूशन कम होगा। आप चीजें कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है ये बता रहे हो, इससे भी पॉल्यूशन कम होगा। आजकल तो एक नया पॉल्यूशन है ई वेस्ट, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये लैपटॉप वगैरह, कीबोर्ड, मदर ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ये सब का एक ढिगार रेडी हो रहा है और ये रिसाइकलेबल नहीं है। चाइना मोबाइल 2000 में आता है, 3000 में आता है, रिसाइकलेबल नहीं है। तो कितने मोबाइल लेते लोग और 6 महीने बाद फेंक देते, 8 महीने बाद फेंक देते। वो जा कहाँ रहा है? लैंड। और वो लैंड में जाकर क्या कर रहा है? लैंड का वो जो फर्टिलिटी है उसको कम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो बरसात गिरती है उससे पानी अंदर जाता है और वही साइकिल चलते रहता है। इसलिए तो हमको नेचर बराबर पानी देता है टाइम पर। आजकल आता है क्या पानी टाइम पर? कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी बरसात आती है, कभी भी कुछ भी होता है। व्हाट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी आर डिस्टर्बिंग द नेचर। समझा क्या? लोअर इमिशंस होने चाहिए, इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग होना चाहिए और प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। ये पॉइंट किस में आता है? वापस एनवायरनमेंट में ही आता है ये पॉइंट। लोअर इमिशन मतलब CO2 जो इमिट होता है वो लो से लो होना चाहिए। एंड इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग, आपका वेस्ट हैंडलिंग जो भी हो रहा है, जो भी वेस्ट होता है, पहले तो ट्राई करो कि उसको कम से कम करो।
दूसरी बात, अब इतना तो वेस्ट होने वाला है तो ट्राई करो कि उसका कोई बाय प्रोडक्ट बन सकता है क्या, वो भी नहीं पॉसिबल है तो आप ट्राई करो कि उसको सही ढंग से आप डिस्पोज ऑफ करो। समझे क्या? वेस्ट, आई अंडरस्टैंड इट्स अ वेस्ट, बट स्टिल अगर तुमने उसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया तो अल्टीमेटली फिर से एनवायरनमेंट पे उसका इंपैक्ट आएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। आप बिजनेस कर रहे हो दैट डज नॉट मीन कि आपको एनवायरनमेंट को जैसे यूज करना है आप कर सकते हो। आप टैक्सेस दे रहे हो दैट डज नॉट मीन ये सब जो हवा पानी ये सब अपने बाप का है, ऐसा नहीं होता ना। यू हैव टू एंश्योर वन थिंग कि ये जो है ये कॉमन रिसोर्स है, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन रिसोर्स। और ये रिसोर्स को हमने ओवर यूज नहीं करना चाहिए। समझे क्या? फाउंडेशन के बाद इंटर में जब आप आओगे तो वहां पे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एक टॉपिक है, एफएम के साथ 40 मार्क्स का सिलेबस है। उसमें ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है एक वर्ड, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का मतलब ये होता है कि ये जो कॉमन एक्सेस रिसोर्स है अगर ये ओवर यूज हो गए तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेंगे वो क्वालिटी में जिस क्वालिटी में आज अवेलेबल है। मतलब आज से 20 साल पहले जैसा एयर था आज है क्या? तो आज से और 20 साल बाद वैसा एयर रहेगा क्या? नहीं। तो इट इज नथिंग बट ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। हम क्या कर रहे हैं आज? पॉल्यूशन करते वक्त सोच भी नहीं रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट इज कॉमन एक्सेस रिसोर्स ना। जो आप क्या बोलते हो उसको, एनवायरनमेंट नेचर यूज कर रहे हो वो तो सबके लिए है। आपके सिर के ऊपर का एनवायरनमेंट सिर्फ आपका ऐसा रहता क्या? तो फिर ये तो कॉमन एक्सेस रिसोर्स है, इसको सही ढंग से यूज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पोल्यूट हो जाएगा और फ्यूचर जनरेशन को आपको बताना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा होता था कि 100 मीटर आगे की चीजें भी दिखती थी, इतना क्लीन भी हुआ करता था। आजकल तो बेटा 20 मीटर आगे का दिखता नहीं है। ऐसा तुम्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था। आपको पता है स्पैरोज, नंबर ऑफ स्पैरोज कितने कम हो गए आजकल? बिकॉज ऑफ मोबाइल, हाई फ्रीक्वेंसी वी आर यूजिंग। ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्रिजर्विंग आवर नेचर। समझा क्या? तो वैसे ही एवरी कंपनी हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजर्विंग एयर, वाटर, सॉइल, हर चीज। ये वापस से किसकी तरफ आता है? एनवायरनमेंट की तरफ आता है। ये बातें समझिए आपको? कितने ऑब्जेक्टिव्स थे बिजनेस के? कितने ऑब्जेक्टिव्स थे? इकोनॉमिक, सोशल, फिर ऑर्गेनिक और फिर लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल। टोटल 4 उसके अंदर पॉइंट्स थे अलग 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 अलग। ठीक है? तो आप घर जाओगे आज और इसका समरी बनाओगे आप। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस 1 2 3 4, उसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 जितने भी पॉइंट्स है समरी बनाना है आपको। भले ही ये सब पीपीटीज आपको मिल जाएंगे बट फिर भी बनाना है आपको। ठीक है? नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन पढ़ना है अपने को। बिजनेस अपन ने देख लिया, अभी प्रोफेशन। प्रोफेशन जब हम बोलते हैं तो लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल्स बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल्स। तो जब आप प्रोफेशनल बोलते हो तो देयर इज ऑलवेज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बॉडी ऑफ नॉलेज कौन देता है? कौन बताता है आपको कि कौन सा बॉडी ऑफ नॉलेज आपके लिए एप्लीकेबल है? आपका सिलेबस कौन बताता है आपको? आईसीए का सिलेबस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बायोलॉजी की स्टडी करोगे क्या? तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास से क्या फिजिक्स के अंदर प्रॉपर रहने चाहिए, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, क्या बोलते हो उसे, आपका कैलकुलेशंस तो अच्छे होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम एज ए सेपरेट सब्जेक्ट आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स you have a specialized body of knowledge, law, audit, taxation, accounting, advanced accounting, financial management, costing, ये सब हमारे specialized body of knowledge में आता है। तो specialized body of knowledge मतलब आपका limited एक दायरे में आपका syllabus है। restricted entry, ये जो profession होता है, ये profession में, अच्छा डॉक्टर भी प्रोफेशनल है तो उसको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन कुछ आता है क्या? तो इसका मतलब उसका बॉडी ऑफ नॉलेज अलग है, अपना बॉडी ऑफ नॉलेज अलग है। करेक्ट? एंड नाउ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब प्रोफेशन में कोई भी एरा गेरा कैसे भी मुंह उठा के नहीं आ सकता ना, उसको डिग्री लगता है, उसको क्वालिफिकेशन लगता है, तभी जाकर वो प्रोफेशनल कहलाता है।
इसलिए तो तुम इतना स्ट्रगल कर रहे हो ना। अदरवाइज तो तुम्हारा काम बहुत सिंपल था, किसी भी सीए के पास आ जाओ, उससे काम सीख लो सीए का और ऑफिस खोल दो, बाहर बोर्ड लगाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अलाउड है क्या ऐसा? नहीं अलाउड है, क्योंकि वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, विदाउट क्वालिफिकेशन आप एंटर नहीं कर सकते। सर्विस मोटिव होता है यहां पर। प्रोफेशनल बोला तो ये गुड्स बेचेगा कि सर्विस बेचेगा? सर्विस बेचेगा, तो मोटिव विल बी सर्विस मोटिव। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आप कैसे बिहेव करोगे, आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा रहता है। व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या? होता है क्या? हमको कोई बोलेगा कैसे बिहेव करना है? यस बोलेगा, आईसीआई बोलेगा। जब हम मेंबर बन जाएंगे और जब हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेंगे तो आईसीआई बोलेगा देख भाई तू सीए, तेरा बोर्ड का साइज ये होना चाहिए, तू सीए तेरे बोर्ड लाइटिंग वाला नहीं होना चाहिए, तू सीए तेरा कहीं पे होर्डिंग नहीं होना चाहिए। देखा कभी आज तक होर्डिंग? नहीं। कभी सीए का बोर्ड ऐसा बड़ा देखा क्या? रेस्ट्रिक्टेड साइज होता है। इनफैक्ट उसका कलर स्कीम भी फिक्स होता है, जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। कलर स्कीम भी फिक्स होता है बोर्ड का। एडवोकेट्स का बोर्ड देखो वैसे ही सेम ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि वो लॉ, खुद लॉयर है तो वो लॉ को फॉलो करना ही चाहिए ना। तो ये जो प्रोफेशनल बॉडी होती है ना, जिसको आप आईसीआई बोल रहे हो, ये बॉडी हमको दिखाएगी कि हमें बोलेगी कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐड दे सकते हैं, मगर देते हैं क्या? नहीं दे सकते, मतलब पैसा देके दे सकते हैं, मगर अलाउड नहीं है। इसलिए तो आप कभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, कभी ऐसा लिखा नहीं रहता है रिक्वायर्ड क्लाइंट्स वी प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विस टैक्सेशन। कहीं देखा है ऐसा ऐड आपने? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट अलाउड टू डू ऐड। इनफैक्ट अगर सपोज कोई मेरा क्लाइंट है, वो मेरा क्लाइंट आपके पास आना चाहता है, मतलब स्विच करना चाहता है मेरे पास से, ठीक है, क्या वो स्विच कर सकता है? यस, बट कंडीशन है कि अगर मेरी फीस, ऑडिटिंग फीस 50,000 थी, तो आप एज अ सीए उससे 50,000 से कम चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा भी रेगुलेशन है, मालूम है आपको? ये भी कोड ऑफ कंडक्ट में है, क्योंकि प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा ना। फिर आप सीए बने, आप जगह जगह जाके बोल रहे हो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आपका टैक्स ऑडिट फीस कितना है? ओ 70,000, 40,000 में करके दूंगा मैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, चाहिए तो ले लो। हाँ, ऐसा जगह जगह जाके हर कोई घूमेगा तो अपने सीए की इज्जत नीलाम हो जाएगी, कम क्या खत्म हो जाएगी, राइट? ऐसा करना अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, ऐसा करना अलाउड ही नहीं है। अदरवाइज अगर कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होता ना, तो लोग ये भी कर देते, आई एम श्योर ये भी कर देते, बट ये करना अलाउड नहीं है। इसको प्राइस वॉर बोलते हैं, इसको प्राइस कटिंग बोलते हैं, नॉट अलाउड। फॉर्मल ट्रेनिंग होता है जब आप प्रोफेशनल बोलते हो, डू यू एग्री? आपको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है आर्टिकलशिप 3 साल, 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है, जहां पर आप फॉर्मली ट्रेंड होते हो कि एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या करोगे। तो आप किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आओगे, उनके ऑफिस में 3 साल काम करोगे एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, और फिर आपको डिग्री मिलेगा। दैट मीन्स फॉर्मल ट्रेनिंग इज मस्ट, करेक्ट? और ये फॉर्मल ट्रेनिंग जोकिंगली लोग बोलते हैं कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मर जाए और वो अगर नर्क में जाए, समझते हो क्या? हेवन में नहीं गया वो, और वो नर्क में गया, और उसके बाद जैसे ही पूछा यमराज ने कि क्या करते थे नीचे, तो मैं सीए स्टूडेंट, सीए था। तो आर्टिकलशिप कंप्लीट की तुमने? हाँ, चलो तुम्हारे नर्क के 3 साल कम, क्योंकि तुमने नीचे ऑलरेडी नर्क का फीलिंग ले लिया है 3 साल तक। इतना काम कराया तुमसे, इतना काम कराया तुमसे, और बदले में स्टाइपेंड इतना दिया, है ना? ऐसा जोकिंगली बोलते, बट फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, दिस फॉर्मल ट्रेनिंग इज द बेस ऑफ यू एज अ प्रोफेशनल। आप क्या बनोगे ना, ये आपके स्कोर कार्ड्स पे मैटर नहीं करता। सच बोलता हूं मैं आपको, कितना आप लाइफ में कमाओगे, ये आपके स्कोर कार्ड्स जो भी आते हैं ना, ये सीप फाउंडेशन के रिजल्ट, ये इंटर का रिजल्ट, ये फाइनल का रिजल्ट, सच में बोलता हूं इस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। मेन डिपेंड करता है कि तुम ये ट्रेनिंग कितने अच्छे से लेते हो।
क्योंकि इसी में तुम सीखते हो क्लाइंट्स का काम कैसे करना है, इसी में तुम सीखते हो कैसे एडजस्टमेंट्स होती है, क्या प्लानिंग होती है, सब कुछ। और ये 3 साल जिसने बेस्ट निकाल दिया ना, उसका लाइफ सेट है। तो इसलिए फॉर्मल ट्रेनिंग इज मस्ट। जैसे आपके कोर्स में है वैसे डॉक्टरिंग में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, सीएस में होता है। यस, there is always a professional association. When you say profession, there is always a professional association. जैसे कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास भी WIRC है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अपन बोल रहे WIRC। तो ये सब हमारे क्या एसोसिएशंस बने हैं, एसोसिएशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। विच साइड? वेस्ट साइड, वी फॉल इनटू दैट। साउथ साइड का अलग है, नॉर्थ का अलग है। तो ऑब्वियसली ये सब हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हमें अगर कुछ हमारे एरिया रिलेटेड कुछ कंसर्न है तो हम उस बॉडी के थ्रू आगे ले जा सकते हैं। तो प्रोफेशन के केस में ये सब फीचर्स आते हैं। फीचर्स एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, इन एम्प्लॉयमेंट द पर्सन वर्क्स फॉर अदर, द अदर पर्सन फॉर whom he is working, that person is called as employer and you are called as employee, and this arrangement is called as employment। समझे? तो एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉय प्रोवाइड्स पर्सनल सर्विसेज। वाई पर्सनल? बिकॉज वो खुद काम करता है, तो पर्सनल सर्विस हो गया। कैन यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू एम्प्लॉयमेंट? यस, ऑफ कोर्स। दैट होनली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अगर सीए बनने के बाद बहुत जरूरत है इनकम की, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट कर लो, कुछ कैपिटल जमा कर लो। सीए बनने के बाद में लग रहा है कि नहीं यार, कहाँ रिस्क लेते, खुद का कुछ सेटअप करके चलो कंपनी के लिए काम करते, 1 तारीख को बराबर पगार आती, मैसेज आता है अमाउंट क्रेडिटेड, बस खुश रहो। ये बन गया एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का लॉजिक। प्रोफेशन के केस में क्या हो गया? आपने किसी के लिए और के लिए काम नहीं किया, आप खुद का ऑफिस सेट कर रहे हो, खुद की प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, उसे बोलते हैं प्रोफेशन। बिजनेस में अपन ने क्या किया? किसी का नौकरी नहीं चाहिए ना, अपन किसी का ऑफिस डालेंगे, खुद का, अपन खुद का बिजनेस सेट करेंगे। दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलेंगे मेरा ऑडिट कर। बिजनेस कर रहे अपन, और अगर बिजनेस कर रहे तो बिजनेस पे ध्यान देंगे ना, ऑडिटिंग पे क्यों ध्यान देंगे? ऑडिटिंग अपने को आता है, अपन इंश्योर करेंगे कि जिससे हम करा रहे हो वो बराबर कर रहा है कि नहीं, सही है ना? तो दैट इज बिजनेस। सो हर एक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एम्प्लॉयमेंट के केस में there is a service agreement or contract between the employer and the employee। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच एक एग्रीमेंट बनता है कि इस कायदे कानून के तहत आप काम करोगे, रोज इतने बजे आओगे, इतने बजे जाओगे, ये आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसा अलाउड है, ऐसा नहीं अलाउड है, सब कुछ। आपको बोनस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन से टर्म्स कंडीशंस रहेंगे, क्या रहेंगे, आपको कंपनी क्या फैसिलिटीज देगा, क्या नहीं देगा, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। इन शॉर्ट, एक तरफ से अपने और कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो लिखा रहता है इसमें, उसको बोलते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, या उसको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रॉपर पूरे इसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कौन साइन कर रहा है? एम्प्लॉयर भी साइन कर रहा है और एम्प्लॉय भी साइन कर रहा है। एम्प्लॉय हैज टू ओबे टू द ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉयर। दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसने बोला दिमाग लगाने के लिए? एम्प्लॉयर डायरेक्टली बोलेगा तुझे क्या बोला था उतना करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू डोंट हैव क्रिएटिविटी टू बी शोन। वेरी रेयरली यू गेट दैट चांस। कंपनी का वैसा माहौल रहना चाहिए कि एम्प्लॉयज को भी वैसा चांस मिलना चाहिए, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर बोलता है वही एम्प्लॉय को करना पड़ता है। एम्प्लॉय गेट्स वेजेस और सैलरी फॉर हिज सर्विस। उसके सर्विस के लिए उसको क्या मिलता है? वेजेस या Whereas अगर प्रोफेशन की बात करें तो उसके सर्विस के लिए उसे फीस मिलती है। बिजनेस की बात करें तो उसके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसको प्रॉफिट्स मिलता है। करेक्ट? एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट के, एन अकाउंटेंट, एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है, एन अकाउंटेंट वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज एन एम्प्लॉय, द कंपनी इज एम्प्लॉयर एंड दिस अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयमेंट। इंजीनियर एम्प्लॉयड इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो वो इंजीनियर क्या कर रहे हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में काम कर रहा है, वो भी एम्प्लॉई है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बन गया एम्प्लॉयर। समझा? नर्स, डॉक्टर वर्किंग इन हॉस्पिटल,
ऑफ कोर्स क्या रहेगा? एम्प्लॉयमेंट, बराबर है क्या? क्या वो नर्स को क्या देख रहे हो तुम? क्यूट है क्या? फोटो अच्छा है सर। फोटो अच्छा है? अच्छा, कोई बॉलीवुड के फोटोज नहीं डाले, अच्छा हुआ। अच्छा, छोटी थी वो। हाँ, छोटी थी। इसने तो हाइट भी मेजर कर लिया लगता है, छोटी थी बोले वो नर्स। Last part, role of profit in business. Do you think profit plays an important role? Yes, in fact that's an incentive to work. बराबर है? अगर प्रॉफिट नहीं होता तो ऑब्वियसली हम काम नहीं करते, बिजनेस नहीं कर सकते। सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट मस्ट है। अगर हमें बिजनेस में टिके रहना है तो हमें प्रॉफिट करना पड़ेगा, और अगर बिजनेस में ग्रो होना है तो भी हमें प्रॉफिट्स अर्न करने ही पड़ते हैं। सर्वाइवल के लिए भी मस्ट है, ग्रोथ के लिए भी मस्ट है। कितना अच्छे से एफिशिएंटली आप काम कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है या कम हुई है, किससे मेजर होता है? प्रॉफिट से मेजर होता है। आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो उससे मेजर होता है। प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, ऑब्वियसली आज भी आप सोसाइटी में उन कंपनीज को जानते हो जो प्रॉफिट मेकिंग है। लॉस मेकिंग कंपनीज को हार्डली आप जानते हो। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, रिलायंस, नाम लो, वो सब कंपनी आज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एल&टी एंड एवरीबडी। इनफैक्ट आपके बीसीके के सिलेबस में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो भी कंपनीज के नाम लिस्टेड है सब के सब प्रॉफिट मेकिंग है। लॉस मेकिंग एक भी कंपनी नहीं है उसमें से। तो आपको रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज मिलता है प्रॉफिट की वजह से। एक कितने एफिशिएंटली आप काम कर रहे हो वो प्रॉफिट की वजह से समझता है। आपका ग्रोथ, सर्वाइवल ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। और एज अ बिजनेसमैन आपका इंसेंटिव मतलब मोटिवेशन टू वर्क इज नथिंग बट प्रॉफिट। करेक्ट? तो यहां तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया आज। आप आज जितना कंप्लीट किया उतना आप मॉड्यूल से पढ़ोगे, ठीक है? और हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? शैल वी स्टॉप हियर? यस सर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।